हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम एसएससी की सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो टेस्ट है वो टेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो बिना किसी देरी के आज की इस धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिएगा टेंस का पहला क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। यू विल नॉट बी सक्सीडेड अंटिल यू विल एम्फेसाइज एट द डोगमा ऑफ हार्डशिप इन लाइफ। जब भी आप एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ें तो सबसे पहली चीज जो आपको देखना है वो होता है कि उस सेंटेंस में सर कीवर्ड कौन सा यूज हुआ है। बहुत ही ध्यान से प्रोसेस को फॉलो करिएगा। सबसे पहले आपको अगर टेंस के क्वेश्चंस के ऊपर कमांड करनी है तो सबसे पहले सेंटेंस में कौन सा कीवर्ड आया है वो देखना है। फिर क्या सर उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब का यूज हुआ है, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज हुआ है या नहीं, बस ये देखना है। अगर ये दो बातें आपने देख ली 99% केसेस में आप टेंस से रिलेटेड एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है तो वहां पर क्रोनोलॉजी लगाना है। क्रोनोलॉजी कैसे लगाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड को फाइंड आउट करें एंड कीवर्ड को फाइंड आउट करने के बाद वर्ब को उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग पुट कर देना है, क्योंकि टेंस होता ही क्या है, वर्ब की फॉर्म का सेट। टेंस इज अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म का सेट ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो वर्ब से रिलेटेड एरर होगी तो सब्जेक्ट वर्ब और कीवर्ड, सिर्फ तीन चीजों के ऊपर अपन को फोकस करना है। चलिए, ये सेंटेंस लिखा है। जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो आपको सबसे पहले कीवर्ड को देखना है। आपको इस सेंटेंस का कीवर्ड जल्दी से दिख गया होगा, बड़े ध्यान से सीखिएगा। यू विल नॉट बी सक्सीडेड अंटिल दिखा, ये अंटिल इस सेंटेंस का कीवर्ड है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सर इंग्लिश में, जैसे अंटिल हो गया, अनलेस हो गया, एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, है ना, एज फार एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, उसके साथ साथ व्हेन हो गया, इफ हो गया, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अगर सेंटेंस में आते हैं तो इनके पहले हमेशा आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का और इनके बाद हमेशा आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। एक बार और रूल को समझिएगा। रूल क्या बोलता है कि अगर सर कहीं पर फ्यूचर के अगर कहीं पर फ्यूचर नियर फ्यूचर के दो एक्शन होते हैं तो उसमें से जो एक्शन इफ बिफोर आफ्टर टिल अंटिल अनलेस एज सून एज इनकेस इन सबसे स्टार्ट होता है, उस एक्शन के बाद प्रेजेंट सिंपल और उस एक्शन के पहले हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। तो मतलब इसके पहले कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, और इसके बाद कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो एरर आप सभी को दिख गई होगी। क्या पहले फ्यूचर सिंपल है, विल नॉट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस है सर, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस बना हुआ है। तो इधर का बिल्कुल ठीक है, लेकिन इधर देखा जैसे मैंने, तो अंटिल के साथ में मुझे लगाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के साथ या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लूरल था, मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो विल हटा देंगे और इस एम्फेसाइज का फर्स्ट फॉर्म एम्फेसाइज ही होता है, मतलब ये फिर ठीक हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर थी, इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर थी। और वो एरर क्या थी सर, विल एम्फेसाइज के प्लेस पर सिर्फ एम्फेसाइज वर्ड आएगा। रूल समझ में आ गया क्या, कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये सब वर्ड आते हैं तो इनके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस और इनके पहले फ्यूचर सिंपल टेंस। चीजें समझ में आ गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें भी कीवर्ड को फाइंड आउट करें, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इट इज हाई टाइम यू शुड लिव नाउ फॉर द सेक ऑफ योर ओन वेलबींग, है ना। सेंटेंस बहुत ही प्यारा है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट रूल है ये। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और लास्ट वर्ड है इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। इन चारों वर्ड्स के साथ में आपको याद रखना है हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। कौन से टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का, जिसमें सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करते हैं। ये चारों वर्ड अगर कहीं पर भी आए तो इन चारों वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। इन चारों वर्ड का मीनिंग होता है सर, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, है ना। ये चारों के चारों दिस इज द राइट टाइम की बात करते हैं और अपने बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस को यूज करवाते हैं। पास्ट सिंपल टेंस मतलब सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। देख लीजिए एरर दिख गई होगी आपको। इट इज हाई टाइम, उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस, उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आएगी सर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या नहीं होती, शुड लिव नहीं होती। मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी सर, लिव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो इस सेंटेंस का सही आंसर होगा शुड लिव के प्लेस पर क्या यूज करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब कौन से पोर्शन में एरर थी, सेकंड पार्ट में, सेकंड पोर्शन में इसकी एरर थी। चीजें समझ में आ गई क्या, चारों वर्ड कहीं पर आ रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम का सेंस देंगे और हमेशा अपने साथ में पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू मी एंड आई विल पोजेस द सेम नेक्स्ट ईयर एज पर द अकॉर्ड।
ये सेंटेंस बहुत ही प्यारा सेंटेंस है और एग्जामिनर का जो रूल यहाँ से पूछने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है एग्जामिनर का। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। इस सेंटेंस में आपको कीवर्ड मिला इज बिलोंगिंग, है ना। ध्यान से सीखेंगे रूल को। रूल ये बोलता है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उस कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है सर वो होता है स्टेट वर्ब, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है एक्शन वर्ब। अब सर स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब से रिलेटेड खास बातें क्या है? जितनी भी स्टेट वर्ब होती है इनकी खास बात यह है कि इनका कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता से मतलब क्या सर? इनमें कभी भी आप क्या नहीं लगा सकते? आईएनजी नहीं लगा सकते। इनकी सिर्फ चार फॉर्म होती है। इनकी आईएनजी वाली फॉर्म कभी होती ही नहीं है। लेकिन जितनी भी एक्शन वर्ब होती है इनका आसानी से आप कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। इनमें आसानी से आप आईएनजी को ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा ही खास रूल है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग दो तरह की वर्ब होती है, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब में सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं, इसलिए इसमें कॉन्टिन्यूअस इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। और जब एक्शन वर्ब की बात होती है तो इसमें फिजिकल इन्वॉल्वेशन, फिजिकल अपीयरेंस होने के कारण आराम से आप इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं, इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इज बिलोंगिंग है ये स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब है तो उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। अगर ये स्टेट वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो आप उसको चेंज कर देना सिंपल टेंस में। कौन से टेंस में? सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर सिंपल। बस इस तरीके से चेंज कर देंगे। तो यहाँ क्या बना था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपन लेके चलेंगे इसको प्रेजेंट सिंपल में। तो आप सभी को पता है प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है। दिस प्रॉपर्टी सिंगुलर है तो इज बिलोंगिंग की जगह मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या लिखोगे आप? बिलोंग्स लिखोगे। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। तो इस सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन में एरर थी, और वो एरर थी किससे रिलेटेड? स्टेट वर्ब्स की फॉर्म्स के रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ऑल पीपल आर नोइंग द वेरासिटी ऑफ द इंसिडेंट इन रियलिस्टिक वे, है ना। सेंटेंस बड़ा ही खास है। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कीवर्ड दिखेगा आर नोइंग, है ना। जो नो होती है सर ये भी एक स्टेट वर्ब होगी, क्योंकि इसमें कोई काम करना ही नहीं पड़ता। बहुत ही आसान सी ट्रिक है स्टेट वर्ब की। तो स्टेट वर्ब वो वर्ब होती है सर जिनमें कोई एक्शन होता ही नहीं है, जिनमें इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाता है। तो जानने में कोई काम होता है क्या? ऑल पीपल आर नो, सभी पीपल जानते हैं। जानते हैं तो कोई काम थोड़ी ना है, अपन किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब है तो सीधी सी बात है सर इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनेगा। इसमें कभी भी आप क्या नहीं लगा सकते? इसमें कभी भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अपन किस में चेंज कर देंगे? अपन सिंपल टेंस में चेंज कर देंगे। कौन सा सिंपल टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो अगर इसको मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐड करता हूं या चेंज करता हूं तो प्रेजेंट सिंपल में आप सभी को पता है फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगेगी। पीपल क्या है? दिखता भी प्लूरल है, होता भी प्लूरल है। तो उसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होगी जो कि फर्स्ट फॉर्म होगी, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज नोइंग का नो। तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। किसके प्लेस पर क्या लिखने से? आर नोइंग के प्लेस पर नो लिखने से। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल पीपल नो। बाकी सब सेम जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा कि नो एक स्टेट वर्ब है, इसमें आईएनजी नहीं लगता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा है बहुत ही प्यारी चीज है सर, एग्जामिनर का फेवरेट ये कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो टेंस में पांच टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां से क्वेश्चंस बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें से ये बहुत प्यारा रूल है जो एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ध्यान से सीखेंगे। सेंटेंस बोल रहा था वी डिड नॉट डिसाइड यट व्हाट हैज टू बी डन इन द कॉन्टेक्स्ट टू ओवरकम द रिफ्री इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, रिफरक्यूजन्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बातों को। क्या लिखा है सर इसमें? कीवर्ड जो है वो है यट। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको यट का यूज करना है तो इससे रिलेटेड आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। यट का यूज हमेशा हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन से स्ट्रक्चर में? नेगेटिव स्ट्रक्चर में होता है। और तीसरी और सबसे खास बात, इसकी जो पोजीशन होती है सर वो होती है हमेशा हमेशा क्लोज के एंड में। किसके एंड में? क्लोज के एंड में इसकी पोजीशन होती है। ये तीन बातों का आपको ध्यान रखना है यट से रिलेटेड। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर, और तीसरा हमेशा पोजीशन क्लोज के एंड में होगी। तो सबसे पहले बात देखो, क्या नेगेटिव स्ट्रक्चर है? तो नेगेटिव स्ट्रक्चर तो है सर, मतलब ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। क्या उस क्लोज के लास्ट में उसका यूज हुआ है? तो बिल्कुल यूज हुआ है, मतलब ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन टेंस अपने को बनाना था प्रेजेंट परफेक्ट, सामने वाले ने बना दिया डिड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। तो इस पास्ट सिंपल को अपन चेंज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में आप सभी को पता है कि हमेशा हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो सेंटेंस का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। डिड के प्लेस पर वी को देखते हुए क्या लिख देंगे? वी हैव नॉट। और डिसाइड की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे? डिसाइडेड। डिसाइड की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे? डिसाइडेड लिख देंगे। चल, DCIDED।
ये हो गया इसका सही उत्तर, है ना। तो वी डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट डिसाइडेड येट। उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी कि येट का जो रूल है वो ये बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, और नेगेटिव स्ट्रक्चर में उसकी पोजीशन कहाँ होगी, सेंटेंस के लास्ट में, जैसा मैंने आपको करके बताया। तो सेंटेंस का सही आंसर हो गया वी हैव नॉट डिसाइडेड येट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इट इज टाइम दे शुड टेक एनी फाइनल डिसीजन अबाउट दिस एपिसोड फॉर बेटर रिजल्ट, है ना। यहाँ पर भी आपको कीवर्ड देखना है, कीवर्ड आप सभी को दिख ही गया, इट इज टाइम। अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर कहीं पर भी इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, अपॉर्चुन टाइम, ये सब वर्ड आएंगे तो इसके बाद में आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। और पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब की सब्जेक्ट के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है ना। तो सेंटेंस में एरर आप सभी को दिख गई होगी कि यहाँ पर जो एरर है सर, इट इज टाइम के बाद ये रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना है। तो शुड टेक नहीं होगा, इस शुड टेक के प्लेस पर मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी टेक, टूक, टेकन, है ना। सेकंड फॉर्म क्या होगी सर, टूक होगी। तो सही जो इसका आंसर है वो क्या होगा, इट इज टाइम दे टूक एनी फाइनल डिसीजन अबाउट द एपिसोड, है ना। चलिए अगली चीज पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिएगा, बॉस विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, सेंटेंस बहुत ही खास है। अगर फ्यूचर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड, तो सबसे पहला रूल जो उसके दिमाग में होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। रूल क्या बोलता है सर, कि अगर कहीं पर दो एक्शन है, अगर कहीं पर फ्यूचर टाइम के दो एक्शन है, थोड़ा विशेष तरीके से समझ लेते हैं ना, नियर फ्यूचर के अगर कहीं पर कितने एक्शन है सर, दो एक्शन है। नियर फ्यूचर के दो एक्शन है, तो उनमें से जो एक्शन किससे स्टार्ट होगा, इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, क्या ये सभी मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में। इफ, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, यहाँ पर लिखा है एज लॉन्ग एज, उसको भी लिख लेते हैं अपन, है ना। इन सभी वर्ड्स के पहले तो हमेशा फ्यूचर सिंपल, और इन सब वर्ड्स के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज आपको करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज। ठीक है, रूल बहुत ही खास है। ये सब वर्ड्स आए तो पहले फ्यूचर सिंपल, बाद में प्रेजेंट सिंपल। देखिएगा, एज लॉन्ग एज के साथ में फ्यूचर सिंपल है क्या पहले, तो विल हेल्प बिल्कुल है सर। क्या बाद में प्रेजेंट सिंपल है, तो बाद में देखिए, बाद में प्रेजेंट सिंपल है ही नहीं, विल भी हटेगा। और प्रेजेंट सिंपल बनाने के लिए अब आपको देखना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो सब्जेक्ट कैसा है सर, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। अगर मेन वर्ब देखूं तो बी है, बी का जो पहला फॉर्म होता है वो सभी को पता है, बी एम आर होता है। अब सर बी को तो हटाना है, यू के साथ एम लगेगा नहीं, क्या आएगा, आर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारी दिक्कतें एक कॉम्पिटेटिव छात्र को उठानी पड़ती है ना। तो यू के साथ विल बी को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसके कौन से पार्ट में एरर थी, इसके थर्ड पोर्शन में एरर थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, सेवरल न्यू परफॉर्मर्स आर अपीयरिंग ऑन द स्टेज एंड प्लानिंग टू परफॉर्म द हैमलेट, है ना। इस तरह का सेंटेंस आए तो इसमें आपको जो कीवर्ड दिख रहा है वो है सर स्टेट वर्ब। देखिएगा यहाँ पर आर परफॉर्मिंग, अपीयरिंग दिखा क्या, जो अपीयर होती है, ये अपीयर बहुत खास वर्ब है सर। बहुत खास वर्ब क्यों है, क्योंकि ये जो अपीयर है ये दो तरीके से एक सेंटेंस में काम करती है। ये कभी कभी सेंटेंस में आकर स्टेट वर्ब का काम करती है सर, और कभी कभी सेंटेंस में आकर एक्शन वर्ब का काम करती है सर। कभी स्टेट वर्ब का और कभी एक्शन वर्ब का। जब ये स्टेट वर्ब का काम करे तो इसका मीनिंग अलग होगा, जब ये एक्शन वर्ब का काम करे तो इसका मीनिंग अलग होगा। जब ये स्टेट वर्ब का काम करे तो इसका मीनिंग होता है अपीयर का मतलब टू सेम, प्रतीत होना, है ना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सभी के सभी लोग इस सीरीज को पढ़ने के बाद बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पास हो जाओगे, है ना। तो मैं ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ। जबकि अगर इसका कहीं पर मीनिंग आए टू बी पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित होना, या टू कम आउट मतलब उपस्थित होना, जब ये दो मीनिंग आए तो ये एक्शन वर्ब होगी। अब मान लीजिए वो एक स्टेट वर्ब है, तो अभी मैंने बताया स्टेट वर्ब में क्या नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगता। और अगर वो एक्शन वर्ब है तो उसमें क्या लग सकता है, आईएनजी लग सकता है। बस यहाँ पर आपको मीनिंग देखना है कि उसका मीनिंग टू सीम है या टू बी पब्लिश्ड या टू कम आउट है। तो आपको दिख रहा है कि सेवरल न्यू परफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं सर, अपीयर हो रहे हैं। अपीयर हो रहे हैं मतलब उपस्थित हो रहे हैं, टू कम आउट हो रहे हैं, है ना, उपस्थित हो रहे हैं स्टेज पर, ताकि वो प्लान कर सके परफॉर्म करने के लिए हेमलेट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका मीनिंग था वो था सर टू कम आउट। टू कम आउट है तो एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब है तो आईएनजी लग सकता है, तो क्या आईएनजी लगा हुआ है, मतलब इस सेंटेंस में नो एरर थी। तो पहला सेंटेंस जिसमें नो एरर थी वो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सीखिएगा आप। चलिए अगली बात करेंगे, अगला क्वेश्चन धमाकेदार, ही जस्ट हैज रीच्ड हियर आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीडिशन एंड हाइकिंग एट हिमालयास। ठीक है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है सर, इसमें कीवर्ड जस्ट होगा, है ना, कीवर्ड जस्ट है। अब जस्ट से रिलेटेड एक और वर्ड मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, दोनों से रिलेटेड रूल को समझा देता हूं। जस्ट एंड ऑलरेडी, ये दोनों के दोनों वर्ड बहुत खास होते हैं। जस्ट एंड ऑलरेडी अगर सेंटेंस में आता है तो तीन खास बातों का आपको ध्यान रखना है।
तीन फैक्ट्स का इनसे रिलेटेड आपको याद होना ही चाहिए। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि जस्ट एंड ऑलरेडी का यूज अगर प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हुआ है, किसमें? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में अगर इसका यूज हुआ है तो ये पहली चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हो। तो दूसरी चीज क्या होगा सर, हमेशा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अगर अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव आपको नहीं आता तो मैं पिन कर दूंगा टेंस से रिलेटेड सीरीज को, आप जाकर वहां देखिएगा। मैंने बहुत विशेष तरीके से समझाया कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, टेंस कैसे बनते हैं, वो सब बातें है ना, तो ध्यान से सीख लीजिएगा उस सीरीज को पूरी को। चलिए, सबसे पहले तीन फैक्ट में पहला फैक्ट था टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा फैक्ट था सेंटेंस अफर्मेटिव, और जो इनकी पोजीशन होती है सर वो सबसे खास है। इनकी जो पोजीशन है वो होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। कहां पर? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप इनका यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। चलिए तो करिएगा काम। यहां देखेंगे क्या हैज रीज्ड दिखा, तो हैज रीज्ड मतलब कौन सा टेंस है सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दिखा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, मतलब है सर। पोजीशन देखो, क्या पोजीशन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में है क्या? तो पोजीशन आपने देखी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है ही नहीं, तो जस्ट को किधर रखना पड़ेगा सर? यहां रखना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज जस्ट रीच्ड। चीजें समझ में आ गई है क्या? तो जस्ट और ऑलरेडी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये रहा अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए। आई कुड नॉट रिसेंबल रिमेंबर व्हाट डिड ही से टू मी दैट डे अबाउट ऑल दीज, है ना। चलिए बहुत ही ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद एरर बताइएगा कि सेंटेंस के कौन से पोर्शन में एरर है। सबसे पहले देखिएगा, कोड दिखा, मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब बिल्कुल ठीक लिखा है सर। आगे पढ़ेंगे, व्हाट डिड ही से टू मी, मुझे पता नहीं है, मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं, याद नहीं कर पा रहा हूं कि उसने मुझसे क्या कहा था उन सब के बारे में। तो यहां पर आपको बहुत प्यारी एक चीज याद रखना है, और वो ये कि सबसे पहले तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है सर? फुल स्टॉप लगा है। दूसरी बात, इस सेंटेंस में मैं सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कि क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड आया है ना, ये WH वर्ड ना होकर क्या है सर? ये WH वर्ड ना होकर रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन या किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये WH वर्ड नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? जब ये WH वर्ड हो तो आप सभी को पता है, WH वर्ड मतलब पता है आप सभी को, ऐसे वर्ड जो W और H से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चनिंग करने के काम आते हैं। क्वेश्चनिंग करने के काम आते हैं, सभी को पता है, व्हाट इज योर नेम, फलाना ढिमकाना, जो भी होता है। तो WH वर्ड के रूप में अगर ये काम कर रहा है तो इन WH वर्ड्स के बाद में हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और फिर सब्जेक्ट लिखना है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये कंजंक्शन का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, तो फिर वहां पर WH वर्ड्स के बाद में सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट को, और फिर लिखा जाएगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को। बात को आपको समझना है बहुत ही ध्यान से, है ना। दोनों में अंतर देख लीजिए आप, डिफरेंस आपको दिख गया होगा। अगर WH वर्ड है तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा और उनके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का पेयर आएगा। और अगर ये कंजंक्शन है तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा और उनके जस्ट बाद में सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयर आएगा। तो यहाँ पर देखो फुल स्टॉप था, मतलब WH वर्ड के बाद सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है वर्ब को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही को पहले लिखेंगे, और डिड से के साथ अगर पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में लगता है सर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? से का सेड। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ही सेड बनेगा। व्हाट ही सेड टू मी। इस तरीके से सेंटेंस सही होगा। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी आपको कि जो WH वर्ड होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। जब ये WH वर्ड का काम करे तो सेंटेंस क्लास में क्वेश्चन मार्क, और इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट का पेयर। जब ये कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे तो सेंटेंस क्लास में फुल स्टॉप, और इन वर्ड्स के बाद में सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयर। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है जो था ये वाला, आई विल intimate you in case you will ask any help from my part pertaining any incident। चलिए बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, सेंटेंस को ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सीखिएगा। इधर इसमें एक बहुत ही प्यारा रूट वर्ड आपके सामने लिखा है इन केस। इन केस आता है तो मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर टाइम के नियर फ्यूचर के दो एक्शन होंगे, उसमें से इसके पहले जो अपन टेंस यूज करेंगे वो होगा सर फ्यूचर का सिंपल टेंस, और इसके बाद जो टेंस अपन यूज करेंगे वो होगा सर प्रेजेंट का सिंपल टेंस। वो होगा सर प्रेजेंट का सिंपल टेंस। चलिए तो पहले देखिए उसके फ्यूचर सिंपल होगा और बाद में होगा प्रेजेंट सिंपल। चलो पहले फ्यूचर सिंपल है क्या सर? विल इंटीमेट, बिल्कुल फ्यूचर सिंपल है। बाद में कौन सा आना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है क्या सर? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो सिर्फ विल को हटा देंगे तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो इन केस यू विल आस्क के प्लेस पर क्या होगा? यू आस्क। रूल बड़ा खास याद रखिएगा सभी के सभी। चलिए अगला सेंटेंस, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। ये सेंटेंस जब भी एग्जाम में आया, लगभग जो स्टूडेंट्स होते हैं इससे दूर भाग लेते हैं, उनको ये सेंटेंस समझ में ही नहीं आता है। बार बार रिपीट होता है कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है सर किसका? बिफोर का।
मैं बिफोर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत आसान शब्दों में आपके सामने रखता हूँ। बिफोर का मतलब क्या होता है सर? पहले। बिफोर का मतलब पहले। तो इसके पहले वो एक्शन होगा जो कि पहले हुआ है ना? पहले होने वाला एक्शन कौन सा है सर? बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। एक्शन नंबर फर्स्ट पहले होगा और वो एक्शन नंबर फर्स्ट हमेशा बनता है पास्ट के परफेक्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट का पास्ट बोला जाता है और ये एक्शन नंबर फर्स्ट मतलब बहुत पहले हो जाता है, जबकि बिफोर के बाद में एक्शन नंबर सेकंड आएगा और वो जो एक्शन नंबर सेकंड होगा सर वो होगा पास्ट सिंपल टेंस में। कौन सा टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में। तो क्या सीखा? बिफोर के पहले वो एक्शन जो पहले हुआ है, तो पहले कौन सा? पास्ट परफेक्ट का, बाद में कौन सा? पास्ट सिंपल का। अगर इस बिफोर के साथ में इस पास्ट सिंपल को आप आगे लेके चले जाते हैं तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट पीछे आ जाएगा सर? रीजनिंग और मैथ्स के इतने कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही होंगे, ठीक है? तो ये इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है कि अगर सेंटेंस के बीचों बीच आया तो पहले परफेक्ट बाद में सिंपल, और अगर आगे आया तो उसके बाद में सिंपल और फिर बाद में परफेक्ट। चीजें समझ में आ गई क्या? यहाँ देखिएगा, बिफोर, बिफोर के पहले कौन सा? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में तो देखो हेड लेफ्ट लिखा है, मतलब बिल्कुल ठीक लिखा है सर। बाद में कौन सा? सिंपल टेंस। बाद में सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो रीच के प्लेस पर क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म को रीच्ड लिखेंगे। तो उम्मीद है बिफोर से रिलेटेड बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, while she was studying I had been watching television with my friends in my room, है ना? जो लड़की है वो पढ़ाई कर रही है और उसी समय वो अपने दोस्तों के साथ क्या देख रहा था? टेलीविजन देख रहा था। क्या ऐसा पढ़ के लग रहा है कि दोनों एक्शन साथ में चल रहे हैं, पैरेलल है सर? तो अगर कहीं पर पास्ट में दो एक्शन पैरेलल हैं, साथ में हैं, तो क्या अगर वो साथ में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो क्या उनको बनाने के लिए सेम ही टेंस का यूज किया जाएगा? तो अगर पैरेलल एक्शन है तो उनको आप कनेक्ट करते हैं किससे? व्हाइल कंजंक्शन से। और उन व्हाइल कंजंक्शन के साथ में दो टेंस का आप यूज कर सकते हैं। अगर पहले पास्ट सिंपल है तो बाद में भी पास्ट सिंपल, और पहले अगर कहीं पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नाम आया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बाद में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस, है ना? बात को ध्यान से समझिएगा, रूल बहुत ही खास है सर। रूल ये बोलता है कि व्हाइल ऐसे दो एक्शन की बात करता है जो कि एक ही समय चलते हैं, तो उसके पहले अगर सिंपल है तो बाद में भी सिंपल सर, उसके पहले अगर कॉन्टिन्यूस है तो बाद में भी कॉन्टिन्यूस। मतलब व्हाइल के साथ दो टेंस का आप यूज कर सकते हैं एक ही समय चलने वाले दो एक्शन को बताने के लिए। यहाँ पर देखेंगे जो वाइल है उसके साथ में देखो क्या वॉज स्टडिंग, वॉज स्टडिंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो बाद में भी कौन सा आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए ये हेड बिन को हटाएंगे और आई के साथ क्यों लगता है सर? वॉज लगता है। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है? तो वाइल के पहले सिंपल तो बाद में भी सिंपल, पहले कॉन्टिन्यूस तो बाद में भी कॉन्टिन्यूस। इसको कनेक्टर और स्टार्टर दोनों की तरह आप यूज कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और बीच बीच में भी लिख सकते हैं सेंटेंस का। चलिए अगला सेंटेंस, by this time next year he has had settled himself in London। ठीक है, इस साल के अंत तक वो खुद को लंदन में सेटल कर लेगा। बहुत अच्छी बात है सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सेंटेंस का जो कीवर्ड है वो है सर यहां से लेकर यहां तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर बाई के साथ कहीं पर भी फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन आता है, कौन सा टाइम का? फ्यूचर टाइम का, तो वो काम फ्यूचर में एक निश्चित समय तक खत्म हो चुका होगा। इसीलिए हमेशा जो टेंस बनता है वो बनता है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, जिसमें आप सभी को पता है फ्यूचर को बताने के लिए शैल विल, शैल विल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, और परफेक्ट को बताने के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो शैल विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं कैसे लेके आया? अगर ये आपको लाना नहीं पता है तो बेसिक जो टेंस है उसकी सीरीज का दूसरा वीडियो आप देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के पेयर को बनाया जाता है, क्या टेक्निक होती है, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो सेल विल के साथ हैव प्लस मेन वर्ब की क्या आती है सर? थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा ही के साथ क्या लिखेंगे? सेल विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हट गया, ये थर्ड फॉर्म है सर। इसके बीच में अपने को लिखना है विल हैव। ही के साथ विल लगता है, ही विल, और विल के साथ हैव, ही विल हैव हैड, बाकी सब सेम, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बाई के साथ अगर फ्यूचर टाइम आए तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बनाइएगा, जिसमें सेल विल के साथ हैव प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म देना है आपको? थर्ड फॉर्म देना है। चलिए ये रहा आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। नीलम arrived here, did all the preparations, and then has called on one of her intimate friend, है ना? बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ना तो कोई कीवर्ड हो और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से रिलेटेड आपको थ्योरीज पता हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कीवर्ड भी नहीं है जिससे आप इस बात को बता सके, और ना ही कोई ऐसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पोर्शन है जिससे आप इसमें एरर को फाइंड आउट कर सके। तो वहां पर आपको क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है। किसको? क्रोनोलॉजी को फॉलो करिएगा। वहां पर क्रोनोलॉजी क्या बोलती है सर? कि जहां पर मल्टीपल क्लोजेस हैं, तो अगर मान लीजिए पहला और दूसरा क्लोज पास्ट सिंपल में बनाए तो तीसरा भी पास्ट सिंपल में, अगर पहला परफेक्ट और दूसरा भी परफेक्ट में बनाए तो तीसरा भी परफेक्ट में। मतलब ये क्रोनोलॉजी चलती है सर, कि पहले और बाद वाले जो एक्शंस होते हैं वो जिस टेंस में बने हैं उसी टेंस में लगभग सभी क्लोजेस को अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, नीलम के साथ अराइव्ड दिखा,
अराइव्ड क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है सर। आगे चलो, डिड दिखा, डिड ऑल द प्रिपरेशंस, तो डिड के साथ में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या डिड भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ भी आपको पता चल गया कि इधर भी पास्ट सिंपल है, इधर भी पास्ट सिंपल है। तो यहाँ पर जो देन दिखा, क्या देन भी सेम एक्शन को कनेक्ट करेगा कि सर ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो अगर पहला पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल, तो तीसरा भी किसमें होगा, पास्ट सिंपल में होगा। इसीलिए हैज कॉल्ड के प्लेस पर सिर्फ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या लगेगा, कॉल्ड लगेगा। तो इसके कौन से पोर्शन में रहती, थर्ड पोर्शन में रहती, जो मैंने आपको बता दी। चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आप सीरियस अपनी प्रिपरेशन को लेकर और टॉपिक वाइज इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं विद फुल इंफॉर्मेशन, है ना, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो इस पूरी सीरीज को पूरा देखेंगे और साथ ही साथ उस हर एक स्टूडेंट तक इसको शेयर कर देंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हर दिन अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जो वीक वीकपन है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग वीकपन में कन्वर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री महाकाल।